हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम आपका पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पेंटिंग फॉर पैटर्न्स की जो पैटर्न्स थे, पैटर्न्स का मतलब जो समर्थक थे, जो पेंटिंग को समर्थन देने वाले थे, उनके लिए पेंटिंग्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स की मिनिएचर्स की जो परंपरा, जो मिनिएचर्स का मतलब होता है लघु चित्र। मिनिएचर्स पेंटिंग वॉज अनदर ट्रेडिशन दैट इवॉल्व इन डिफरेंट वेज। मिनिएचर पेंटिंग एक दूसरी परंपरा जो थी, जो कि अलग अलग तरीक़ों से इवॉल्व थी। एज देयर नेम सजेस्ट, मिनिएचर आर स्मॉल साइज पेंटिंग्स जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर। कि जैसे नाम से पता चलता है, मिनिएचर यानी कि छोटे साइज़ की जो पेंटिंग होती है वो जनरली ये वाटर कलर से किसी कपड़े या पेपर पर की जाती थी। द अर्लीस्ट मिनिएचर वर मेड ऑन पाम लीव्स और वुड। पहले जो मिनिएचर पेंटिंग जो की जाती थी वो पाम लीव्स पर और लकड़ी पर की जाती थी। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज आर फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया। इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो सुंदर जो मिनिएचर्स हैं वो वेस्टर्न इंडिया में मिलती हैं। विच वर यूज टू इलस्ट्रेट जैन टेक्स्ट, जो कि जो जैन साहित्य है उसे बताने के लिए यूज़ में ली गई है। द मुगल एम्परर अकबर, जहांगीर, शाहजहां सपोर्टेड हाईली स्किल्ड पेंटर्स हु एग्जाम्प्लीफाई मनुस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग। कि जो मुगल राजा थे, जैसे अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, उन्होंने ये जो कुशल जो पेंटर्स थे, चित्रकार थे, इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, जो कि मनुस्क्रिप्ट में जो बताती हैं, मनुस्क्रिप्ट्स के जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, पोएट्री हैं, वो सब बताते, वो सभी उसमें आते हैं। जनरली दीज वर पेंटेड इन ब्राइट कलर्स एंड पोर्ट्रेट कोर्ट सीन्स। जनरली ये जो पेंटिंग्स है वो ब्राइट कलर्स में पेंट की जाती हैं और इसमें कोर्ट के सीन हैं, बैटल है या हंटिंग, शिकार करने के सीन हैं, और जो सोशल सामाजिक जीवन के जो दूसरे पहलू हैं वो सभी की पेंटिंग इसमें होती है। दे वर सीन ओनली बाय अ फ्यू पीपल्स। अच्छा, ये जो थी इन्हें सिर्फ कुछ ही लोगों ने देखा था। क्यों देखा था? कि द एम्परर एंड हिज क्लोज एसोसिएट्स, कि जो राजा थे और उनके जो बिल्कुल करीबी जो उनके दरबारी वगैरह थे, उन्होंने व्हेन दे वर एक्सचेंज एज गिफ्ट, जब वो उन्हें गिफ्ट के रूप में एक्सचेंज किया जाता था, तब इन कुछ लोगों के द्वारा ये मिनिएचर्स देखे गए। Many painters moved out to the courts of the rising regional states. बहुत सारे जो पेंटर्स थे वो जो मुगल एम्परर था, मुगल एम्पायर जो था, उसके नष्ट होने की वजह से बहुत सारे जो राजा पेंटर्स थे वो अपने एरिया से दूसरी जगह पर मूव आउट हो गए थे। कॉन्सिक्वेंटली मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट्स ऑफ द दक्कन एंड द राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान। और फिर ये जो मुगलों का जो ये आर्टिस्टिक जो कलाकृतियाँ जो थी, उसने जो दक्कन का जो कोर्ट था वो और राजपूत राजाओं का जो कोर्ट था उसको भी इन्फ्लुएंस किया था। बट इन द पैरेलल टाइम फ्रेज दे रिटेन्ड एंड डेवलप्ड देयर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल। लेकिन उसी टाइम कि ये जो पेंटर्स थे जो मूव आउट हो गए थे राजस्थान की तरफ, दक्कन की तरफ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी खुद की यूनिक स्टाइल इन्होंने तैयार की। पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल। कि मुगल एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए ही राजाओं के और उनके कोर्ट के सीन जो है उनके पोर्ट्रेट बनाए गए। अपार्ट फ्रॉम दिस माइथोलॉजी थीम्स एंड पोइट्री वर डिस्क्राइब्ड एट सेंटर्स। फिर इसी के साथ ही साथ जो माइथोलॉजी थीम थी और जो कविताएं थी वो भी सेंटर में डिस्क्राइब गई थी। लाइक जैसे कि मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, किशनगढ़ और कोटा, इन सेंटर्स में पोइट्री को भी डिस्क्राइब किया गया था चित्रों के द्वारा। यहाँ पर एक आपको दिख रही है पेंटिंग, इसमें मुगल मिनिएचर है जिसमें अकबर रेस्टिंग एट द टाइम ऑफ हंट, कि शिकार का टाइम है और उस टाइम अकबर क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर एक दिख रहा है महाराणा राम सिंह सेकंड है जो होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं कोटा के, ये राजपूत मिनिएचर है। फिर यहाँ पर आप देखो ये कृष्ण राधा और उनका जो कैंपेनियन है पहाड़ी मिनिएचर कांगड़ा का। ठीक है, इस टाइप से मिनिएचर उस टाइम बनते थे। फिर आते हैं हम द हिमालय फुटहिल्स अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि हिमालय की तराई जो आज का हमारा हिमाचल प्रदेश है, दिस वॉज अनदर रीजन दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग्स। ये दूसरा एरिया था जिसने इन मिनिएचर पेंटिंग्स जहाँ को अट्रैक्ट किया था। बाय द लेट 17th सेंचुरी दिस रीजन डेवलप्ड अ बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग विच केम टू बी नोन एज बसोली। फिर 17th सेंचुरी के बाद तक
ये जो एरिया था वो एक ऐसे स्टाइल यहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग की डेवलप हो गई थी जिसे बसोली के नाम से जाना गया। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हियर वॉज भानु दत्ताज रस मंजरी। यहाँ पर जो सबसे जो फेमस जो टेक्स्ट था जो कि पेंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था वो ये था भानु दत्ता की रस मंजरी। नादिर Shah's attack and the conquest of Delhi in 1739 resulted in the movement of Mughal artists to the hills to escape the क्वार्म्स ऑफ द प्लेन्स। फिर नादिर शाह ने जब अटैक किया तो दिल्ली में 1739 में तो वहाँ पर के जो पेंटर थे वो मूव आउट हो गए हिल्स की तरफ, वो भाग गए पहाड़ों की तरफ। हियर दे फाउंड विलिंग क्लाइंट्स विच लेड टू द फाउंडिंग ऑफ द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। यहाँ पर उनको वो क्लाइंट्स मिले जो कि कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के से आते थे। द कांगड़ा आर्टिस्ट डेवलप्ड अ स्टाइल, जो कांगड़ा कलाकार थे उन्होंने एक स्टाइल डेवलप की थी विच इम्पार्टेड अ न्यू वैल्यू इनटू मिनिएचर पेंटिंग, जिन्होंने मिनिएचर जो पेंटिंग थी उसको एक नया आयाम दे दिया था बाय द मिड 18th सेंचुरी। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वॉज द वैष्णवाइट ट्रेडिशन, और यहाँ पर जो प्रेरणा का जो स्रोत था वो क्या था, वैष्णवाइट ट्रेडिशन परंपरा, यानी कि राधा कृष्ण के जो मिनिएचर्स होते थे वो। कांगड़ा पेंटिंग्स वर डिस्टिंग्विश्ड बाय अदर्स एज दे यूज्ड सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स एंड अ लिरिकल डीलिंग विथ थीम्स। जो कांगड़ा पेंटिंग थी ये दूसरों से अलग इसलिए थी क्योंकि इसमें सॉफ्ट कलर यूज़ किए जाते थे, जैसे कूल ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, और इसमें जो थीम्स जो होती थी वो लिरिकल होती थी, थीम्स के द्वारा बताया जाता था। ऑर्डिनरी वुमेन एंड मैन ऑल्सो पेंटेड ऑन पोट्स, वॉल्स, फ्लोर्स, क्लोथ। ये जो साधारण आदमी और औरतें होते थे वो भी दीवारों पर, बर्तनों पर, फर्श पर, कपड़ों पर पेंटिंग करते थे। दीज आर सर्टेन वर्क्स ऑफ आर्ट दैट हैव ओकेशनली सर्वाइव्ड। ये कुछ ऐसे आर्ट वर्क थे जो ओकेशनली ही सर्वाइव करते थे, अनलाइक द मिनिएचर दैट फॉर सेंचुरीज। जबकि जो मिनिएचर के जैसे नहीं, कि मिनिएचर तो कई शताब्दियों से चली जा रही थी और केयरफुली पैलेसेस में, महलों में इसको प्रिजर्व भी किया गया था। अच्छा, अब हम देखेंगे बंगाल के बारे में, थोड़ा करीब से देखेंगे। अ क्लोजर लुक बंगाल, द ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज, कि कैसे वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ। वी टेंड टू आइडेंटिफाई रीजन्स इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल एज लर्नड इन द बिगिनिंग। कि स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, किसी रीजन को कैसे पहचानते हैं, वहाँ की जो लैंग्वेज होती है, वहाँ के जो लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको स्टार्टिंग में सीखते हैं और बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उस एरिया को देखते हैं। देयरफॉर इट इज़ अज्यूम्ड दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली, कि हमने ये अज्यूम किया कि जो बंगाल के जो लोग थे वो हमेशा क्या बोलते थे, बंगाली बोलते थे। बट what is interesting is that early Sanskrit text, mid first millennium BCE, before Common Era, suggests that the people of Bengal did not speak Sanskritic language, while Bengali is now considered as a language derived from Sanskrit। कि लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पहले जो संस्कृत टेस्ट था कि जो बंगाल के जो लोग थे वो सांस्कृतिक लैंग्वेज क्यों नहीं बोलते थे, जबकि बंगाली जो है वो संस्कृत से ही निकली हुई एक लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग संस्कृत टेक्स्ट का यूज़ नहीं करते थे। देन हाउ डिड द एमर्जेंस ऑफ द न्यू लैंग्वेज टुक प्लेस, फिर कैसे नई लैंग्वेज का एमरजेंस हो गया। तो कमर्शियल ट्राइज started developing between Bengal and Magad, which may have led to growing influence of Sanskrit from the 4th-3rd century BCE before Common Era। फिर ये देखा गया कि जब कमर्शियल टाइज हुए, जब व्यापारिक आदान प्रदान स्टार्ट हुआ बंगाल और मगध के बीच में साउथ बिहार में, तो उसमें क्या हुआ कि संस्कृत जो है वो उसकी ग्रोइंग स्टार्ट हुई। द गुप्ता रूलर्स एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल एंड बिगेन टू सेटल ब्राह्मणास इन दिस एरिया। जो गुप्त राजा थे उन्होंने जो नॉर्थ बंगाल था उस पर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल स्थापित कर दिया और उन्होंने वहाँ पर ब्राह्मणों को सेटल करना स्टार्ट कर दिया। ड्यूरिंग द 4th century, therefore, the linguistic and culture was strongly influenced from the mid गंगा वैली। फिर जब ब्राह्मणों को उन्होंने सेटल किया तो फिर वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ का जो कल्चर, जो संस्कृति थी वो बहुत स्ट्रांगली जो है वो मिड गंगा वैली से प्रभावित हुई। Zhuan Zheng, the Chinese traveler, observed that language related to Sanskrit were spoken all over Bengal
इन द 7th सेंचुरी। जुआनजेंग जो एक चाइनीज ट्रेवल था, उसने ये ऑब्जर्व किया कि एक लैंग्वेज जो कि संस्कृत से संबंधित है वो पूरे बंगाल में 7th सेंचुरी में बोली जाती है। Bengal became the center of regional kingdom under the reign of Palas। फिर जब पालास, जब पालों का एरिया आया, पालों का शासन आया, तब बंगाल जो है एक रीजनल किंगडम का सेंटर बन गया। फ्रॉम द 8th सेंचुरी बंगाल वॉज रूल्ड बाय सुल्तान हु वर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द दिल्ली रूलर्स। फिर बंगाल जो है जब उसमें सुल्तानों ने राज किया जो कि दिल्ली रूलर से स्वतंत्र थे, बिटवीन द पीरियड ऑफ 14th टू एंड 16th सेंचुरी की 14वीं और 16वीं शताब्दी में, जब दिल्ली के रूलर से बिल्कुल अलग यहाँ पर सुल्तान थे। व्हेन अकबर कॉन्कर्ड बंगाल, जब अकबर ने बंगाल पर आक्रमण किया, इट फॉर्म्ड द सेंटर ऑफ द बंगाल सूबा इन 1586। फिर उसने बंगाल का एक सेंटर बना दिया सूबा 1586 में। बंगाली डेवलप्ड एज अ रीजनल लैंग्वेज वेर एज पर्शियन वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज। फिर यहाँ पर क्या हुआ, बंगाली को वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा के रूप में डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर जो प्रशासनिक भाषा थी वो क्या थी, पर्शियन थी। इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट बाय द 15th सेंचुरी the Bengali group of dialects came together by a common literary language based on the spoken language of the western part of the region now known as West Bengal। फिर क्या हुआ कि 15th सेंचुरी में जो बंगाली जो ग्रुप था वो सब एक साथ आए, बहुत सारे बंगाली लोग एक साथ आए, एक कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज पर बेस्ड जो लैंग्वेज उनके द्वारा वेस्टर्न पार्ट में बोली जाती थी, जिसे कि आज क्या कहा जाता है, वेस्ट बंगाल। दस बंगाली पास थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। अब बंगाली जो लैंग्वेज है उसने मूल्यांकन के कुछ स्टेजेस पास किए थे। अल्दो इट वॉज डिराइव फ्रॉम संस्कृत, क्योंकि ये संस्कृत से निकली हुई है इसलिए इसने कुछ इवोल्यूशन भी हुआ उसका। अ वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृत वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम अ वेरियस सोर्स इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेज, पर्शियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज। कि जो नॉन संस्कृत वर्ड की बहुत बड़ी श्रृंखला इसमें आ गई, जो कि अलग अलग लैंग्वेज जैसे ट्राइबल लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज है, यूरोपियन लैंग्वेज है ना, वो सब जो है आज की जो मॉडर्न बंगाली है उसके पार्ट बन गए। अर्ली बंगाली लिटरेचर में बी डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। अब पहले जो बंगाली लिटरेचर था वो 2 कैटेगरी में डिवाइड था। कितने कैटेगरी में डिवाइड था, 2 कैटेगरी में डिवाइड था। द फर्स्ट वन इज वन डिपेंडेंट ऑन संस्कृत की पहली जो शाखा जो कैटेगरी है जो कि संस्कृत पर डिपेंड करती है। इट इंक्लूड्स ट्रांसलेशंस ऑफ द संस्कृत एपिक्स, द मंगल काव्यास, लिटरली जो पोयम होती है ऑस्पिशियस है ना, जो लोकल जो वहाँ के जो भगवान होते हैं उनसे रिलेटेड होती है। एंड भक्ति लिटरेचर सच एज द बायोग्राफी ऑफ चैतन्य देव, लीडर ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट, ये जो सारे हैं इनसे जो रिलेटेड जो भी हैं वो सभी जो कि संस्कृत से पर डिपेंड करते हैं किसी न किसी रूप से, जो कि संस्कृत जो ग्रंथ हैं उनमें उनका अनुवाद आ गया। जो मंगल काव्य है, जो भक्ति लिटरेचर है ना, जैसे कि बायोग्राफी वगैरह वो सब है, तो वो सब इसमें फर्स्ट वाली जो कैटेगरी है इसमें आ जाएगा। जो सेकंड कैटेगरी है वो है द अदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट। जो दूसरी जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है। इट इंक्लूड्स नाथ लिटरेचर। इसमें नाथ लिटरेचर आता है जैसे कि सॉन्ग ऑफ मैनामत्री एंड गोपी चंद्र, स्टोरीज इन्वॉल्विंग द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर, जो धर्म ठाकुर की पूजा करने वाली जो स्टोरीज़ हैं, जो मैनामती और गोपी चंद्र के गाने हैं, फेरी टेल्स हैं, बुलाट्स हैं एंड फोक टेल्स हैं, जो किसी लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं है, जो अपने आप में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे कैटेगरीज में आएंगे। अब मैनामती, गोपी चंद्र एंड धर्म ठाकुर जो नाथ जो है उनको हरमित्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कुछ योगिक जो गतिविधियाँ होती है उसमें अपने आप को बिजी रखते हैं, उनको क्या कहते हैं, नाथ। देयर वॉज अ स्पेसिफिक सॉन्ग which was usually enacted explain how Mainamati, a queen, encouraged her son Gopi Chandra to walk on the path of asceticism in the space of several डेविएशंस। कि यहाँ पर कुछ स्पेशल सॉन्ग है जिसमें मैनामती एक रानी है जो अपने बेटे गोपी चंद्र को इनकरेज करती है, बढ़ावा देती है कि वो जो है भक्ति के मार्ग पर चले। अब धर्म ठाकुर जो के है वो फेमस लोकल देवता हैं, यूजुअली उनकी पत्थर के रूप में या लकड़ी के पीस के रूप में पूजा होती है।
As several manuscripts have been identified, which indicates that they were composed between the late 15th and mid 18th century, कि कुछ जो manuscripts हैं जो इस रूप में पहचाने जाते हैं कि वो ये बताते हैं कि उनका जो कंपोजिशन है, उनकी जो रचना है वो 15th और मिड 18th सेंचुरी में हुई थी. द टेक्स्ट बिलोंगिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी वर ईजियर टू पीरियडाइज. अच्छा, पहली कैटेगरी का जो टेक्स्ट है उसको आप इजीली पीरियडाइज कर सकते हो. दोज बिलोंगिंग टू द सेकंड कैटेगरी, और जो कि सेकंड कैटेगरी में आते हैं, सर्कुलेटेड ओरली एंड कैन नॉट बी एक्यूरेटली पीरियडाइज, क्योंकि वो तो सिर्फ ओरली सॉन्ग्स वगैरह वैसे ही हैं, तो आप इनको सही तरीके से पीरियडाइज नहीं कर पाओगे. द इम्पैक्ट ऑफ ब्राह्मणास वॉज रिलेटिवली वीक इन ईस्टर्न बंगाल, कि जो ईस्टर्न बंगाल था उसमें ब्राह्मणों के जो रिलेटिवली ब्राह्मण का जो इम्पैक्ट था बहुत ही कमज़ोर था. वेयर द टेक्स्ट ऑफ सेकेंड कैटेगरी वर पर्टिकुलरली पॉपुलर, कि जहाँ पर जो सेकेंड कैटेगरी का टेक्स्ट जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया. यहाँ पर आपका जो है पार्ट सेकेंड ओवर होता है. इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे.